जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में दोस्तों बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है दोस्तों, जिसमें प्रत्यावर्ती धारा का वन शॉट वीडियो पूरा एकदम कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करूंगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात कि इस चैप्टर में 3 ऐसे टॉपिक होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में 100% तीनों में से कोई ना कोई हर साल आते हैं, जैसे कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यम मूल मान ज्ञात करना, व्यंजक प्राप्त करना, एलसीआर वाला, या फिर आपका ट्रांसफार्मर। इनमें से जरूर कोई ना कोई एग्जाम में फंसता ही फंसता है, ये फिक्स है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर इनको डायरेक्ट समझने की कोशिश करोगे तो दिक्कत होगा, इसलिए एकदम बेसिक से समझाऊंगा दोस्तों आपको, एकदम शुरुआत से कि एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है, फिर उसके बाद आपका व्यंजक प्राप्त कराना सिखाऊंगा, फिर एलसीआर से आने से पहले ये सारी चीजें समझा दूंगा, फिर एलसीआर के बाद हम लोग ट्रांसफार्मर की तरफ चलेंगे। यानी सब कुछ एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेगा, बस आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले बिना देर किए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे आपका लिखा है डीसी करंट और यहां लिखा है आपका एसी करंट। आपने छोटे क्लासेस में यानी 10th क्लासेस में कभी भी आप इस तरह से प्रतिरोध बनाते होंगे, जब इस तरह से आर, तो जब बैटरी लगाते होंगे तो आपने नोटिस किया होगा वोल्टेज आपने ऐसे लगाया होगा। हाँ या ना में जवाब चाहिए। जब कभी भी वोल्टेज इस तरह से दिखे, जब भी आपको वोल्टेज कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है प्लस माइनस में, तो ये रिप्रेजेंट करता है डीसी करंट को। किसको रिप्रेजेंट करता है? डीसी करंट को। और एसी करंट में यही चीज अगर मैं बनाऊं, एसी करंट में कुछ इसी तरह का प्रतिरोध में बनाऊं, ठीक है, ये देखिए हमारा आर हो गया, लेकिन यहां पे जो हम वोल्टेज लगाएंगे वो वोल्टेज हमारा कुछ इस तरह से सिंबल होगा। वोल्टेज का सिंबल कैसा होगा? ऐसा। प्रत्यावर्ती धारा का सिंबल ये होता है। समझ आ रही मेरी बातें? और वोल्टेज का फार्मूला, जैसे यहाँ वोल्टेज अगर लिखूं तो मैं केवल भी लिखूंगा, लिखूंगा कि नहीं? केवल भी लिखूंगा। और भी इक्वल टू आपको पता होता है कि आर बराबर क्या होता है? भी बटे आई होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ अलग देखने को मिलता है। जैसे यहाँ वोल्टेज देखोगे तो वोल्टेज का फार्मूला होगा भी बराबर भी नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ओमेगा टी क्या है, भी नोट क्या है, भी क्या है, सब कुछ बताऊंगा एकदम स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से समझिए। अब आती है दूसरी बारी कि आपको अगर आपको डीसी करंट का ग्राफ बनाना हो तो डीसी करंट का ग्राफ आपको सीधे देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। यानी अगर वो पॉजिटिव में है, अगर ऊपर वाले को पॉजिटिव मान ले, ऊपर वाले को पॉजिटिव मान ले, नीचे वाले को निगेटिव, तो अगर इसका ग्राफ पॉजिटिव में जा रहा है तो लगातार पॉजिटिव में ही रहेगा, निगेटिव की तरफ नहीं आएगा। लेकिन अगर एसी करंट की बात करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह दिखेगा, कुछ इस तरह। समझ आ रही मेरी बातें? यानी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से देखने को मिलता है किसका? अल्टरनेटिंग करंट का, यानी प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ। यहां तक समझ आया? अब आप कहोगे सर ये ऊपर में क्या दिया? अगर मैं मान लेता हूं कि ये ग्राफ जो है करंट का है, किसका है? करंट आई का। तो आई के लिए फार्मूला क्या होता है आप जानते होंगे, आई नोड साइन ओमेगा टी लिखा जाता है, ठीक है। क्या लिखा जाता है? आई बराबर आई नोड साइन ओमेगा टी। अब आई नोड क्या है? आई नोड आपका शिखर मान होता है, धारा का शिखर मान। जब आप न्यूमेरिकल करते हो तो आप देखते होगे इस तरह का शब्द पूछा जाता है, प्रतिबाधा, प्रतिघात, शिखर मान। तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, समझते जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ गया है, गया है ना? ग्राफ हमारा कहां तक गया है बच्चा? ऊपर की तरफ गया है। तो ये जो ग्राफ आपका इस तरह से गया है, तो इसका जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट यानी ऊपर वाला पॉइंट कौन है? यही है ना, ये वाला पॉइंट। ये ऊपर वाला जो पॉइंट है दोस्तों, इसे ही बोला जाएगा आई नोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आई नोड। इसे ही बोला जाता है धारा का शिखर मान, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। यहां पे चेक करोगे तो भी उतना ही दिखेगा, यहां पे चेक करोगे तो भी उतना ही दिखेगा, वैल्यू सेम दिखेगा। यानी यहाँ पे अगर मान लीजिए सपोज दैट 10 एम्पियर है तो यहाँ भी 10 एम्पियर दिखेगा, यहाँ 5 एम्पियर है तो यहाँ भी 5 एम्पियर दिखेगा। बस फर्क ये होगा कि ऊपर का पॉजिटिव में वैल्यू होगा और नीचे का नेगेटिव में वैल्यू होगा, ठीक है। अब आपको एक और नॉलेज दे देता हूँ। डीसी करंट में अगर जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं, अगर मान लीजिए ट्यूबलाइट मान लीजिए जल रहा है डीसी करंट से, या फिर बल्ब 10 रुपए 20 रुपए वाला जो बल्ब हो रहा है वो जल रहा है डीसी करंट से, तो एक बार जलेगा तो दोबारा बुझेगा नहीं, ठीक है, यानी वो जलता ही रहेगा। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट के जरिए अगर वो बल्ब जल रहा है तो आपको बता दूं आपके घर में जो बिजली आती है वो करीबन 220 वोल्ट की आती है। यानी बोला जाए फ्रीक्वेंसी में, इसकी आवृत्ति में बोला जाए तो आवृत्ति इसकी कितनी होती है? आवृत्ति जो होती है दोस्तों वो 50 हर्ट्ज की होती है। जो घर में बिजली आती है वो कितने हर्ट्ज की होती है? 50 हर्ट्ज। अब हर्ट्ज का मतलब क्या होता है बताता हूं आपको। देखिए एक बार जब इस तरह से ऐसे घूम रहा है, ये देखिए एक पूरा चक्कर लगा लिया, इसे बोला जाता है एक आवर्तकाल। एक पूरा आवर्तकाल हो गया, ठीक है। शुरू हुआ समय 0 से, और एक आवर्तकाल पूरा करने में यहाँ पे जो टाइम लगा होगा उसे टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टी बोला जाता है। और आधा चक्कर पूरा करने में जो समय लगा होगा, अब तो बताने की जरूरत है नहीं, हर कोई जानता है कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? टी बटा 2, यानी इस टी का आधा, ठीक है। ये बात आप धीरे धीरे समझते रहिए, काम देगा वर्ग माध्यम मूलमान में, ठीक है। अब आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब एक चक्कर इस तरह से लगाएगा, ठीक है, एक चक्कर, तो इसे बोला जाता है 1 हर्ट्ज। क्या बोला जाता है? 1 हर्ट्ज। तो हम ये देखते हैं कि 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है।
तो हमारे घर में जो बिजली आती हो 1 सेकंड में, पर सेकंड में 50 बार इस तरह से घूमती है। कितने बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी पर सेकंड 50 बार। इसलिए कहा जाता है कि घर में आने वाली जो बिजली होती है अल्टरनेट करंट हो कितने 50 हर्ट्ज की होती है। अब 50 हर्ट्ज में जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे अगर एक चक्कर में, अगर आप ध्यान से देखो एक चक्कर में, तो अगर आप ध्यान देखो, देखो यहाँ पे क्या हुआ, जल, यहाँ पे जब आएगा करंट तो इसका मतलब बिजली जल जाएगी, यानी अगर ट्यूबलाइट है ट्यूबलाइट जलेगा। और जैसे यहाँ पे ग्राफ आया यानी करंट का वैल्यू जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे जीरो हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, यानी यहाँ पे बल्ब बंद हो जाएगा, ट्यूबलाइट बंद हो जाएगा, बुझ जाएगा। फिर यहाँ पहुंचेगा तो फिर ट्यूबलाइट जल जाएगा, यहाँ पहुंचेगा फिर बुझ जाएगा, यानी एक बार में 2 बार जल रहा है 2 बार बुझ रहा है, एक रोटेशन में 2 बार जल रहा है 2 बार बुझ रहा है। अगर आपको मजाक लग रहा है मेरी बात, तो आप ट्यूबलाइट को जलते हुए स्लोमो, आपके मोबाइल में रिकॉर्डिंग होगा ना, स्लोमो यानी स्लो रिकॉर्डिंग, उसको करके देखेंगे तो आपको ट्यूबलाइट लवली 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 इस तरह करता हुआ नजर आएगा। समझ आए मेरी बातें? एकदम जगमिग जगमिग, यानी कभी जलेगा बुझेगा, जलेगा बुझेगा, जलेगा बुझेगा, इस तरह से आपको देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब होता है कि 50 हर्ट्ज में आपके घर की ट्यूबलाइट 100 बार जली 100 बार बुझी 1 सेकंड में, आपको पता तक नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि आपके आंख की जो क्षमता है देखने की वो 20 हर्ट्ज की है। कितनी? 20 हर्ट्ज की। 1 सेकंड में 40 बार जले 40 बार बुझे तो आप देख पाओगे, लेकिन वो इतनी तेज हो रही है कि आपको पता नहीं चल रहा है, लग रहा है कि लगातार जल रहा है, लेकिन वो लगातार जल नहीं रहा। अपने शिक्षक से, टीचर से पूछ सकते हो। ये बात आपको समझ में आ गई होगी पूरा क्लियरली। ठीक है, मान लीजिए कभी आपको इस तरह से पूछ दे फंसाने के लिए, कुछ इस तरह से ग्राफ बना करके, ठीक है, कुछ इस तरह से ग्राफ बना कर दे दे और पूछे कि ये ग्राफ एसी करंट का है या डीसी करंट का, तो आप देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी ये ग्राफ किसका है? डीसी करंट का है। किसका है बच्चा? डीसी करंट का। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे दे इस तरह और पूछ देख बताओ कि ग्राफ एसी करंट का है या डीसी करंट का, तो आप देख रहे हो पॉजिटिव में जा रहा है, नेगेटिव में भी जा रहा है, पॉजिटिव में भी जा रहा है और नेगेटिव में भी जा रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ एसी करंट का है। किसका है? एसी करंट का। अब बताइए इतनी बात क्लियर हुआ या नहीं? पक्की बात मानो। अगर एसी करंट और डीसी करंट का मतलब समझ आ गया तो अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा यहाँ पे कुछ ग्राफ। अगर साइन थीटा देखा जाए तो साइन थीटा का ग्राफ आपको ऐसे देखने को मिलेगा, साइन थीटा का ग्राफ ऐसे। अगर कॉस थीटा होगा तो वही चीज ग्राफ आपको थोड़ा सा यहाँ से ऊपर से ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर माइनस कॉस थीटा होगा तो यही ग्राफ नीचे से देखने को मिलेगा। समझ है मेरी बातें? ये भी आपको बेसिक पता होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज बहुत लोग छोड़ देते हैं, नहीं बताते स्टूडेंट को, फिर डायरेक्ट ग्राफ बताने लगते हैं, तो इसलिए ग्राफ अच्छे से समझ नहीं आ पाता है। ठीक है, फेजर डायग्राम भी होता है। फेजर डायग्राम किसे कहते हैं? आप देखोगे बुक में आपको ऐसे देखने को मिलता होगा, यहाँ आई नोड लिख देता होगा, यहाँ पे आपको ओमेगा टी लिख देता होगा, या फिर ओमेगा टी प्लस फाई लिख देता होगा, इस तरह से ग्राफ बनता होगा। इसे फेजर डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? फेजर। ये सब कैसे बनता है सब कुछ बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। फोड़ के आओगे बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छे से समझ गए तो। अब चलते हैं हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालने के लिए। यहाँ पे क्या है? मूल मान है। ठीक है, वर्ग माध्य मूल मान। अब इसको निकाला कैसे जाए? ठीक है, तो वर्ग माध्य मूल मान कहाँ से कहाँ तक का निकाला जाता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, करंट का जो वर्ग माध्य मूल मान है वो एक आवर्तकाल का निकाला जाता है, यहां से लेकर के यहां तक का, यानी समय 0 से लेके t तक चला जाता है, 0 से लेके t तक, याद रखिएगा। तो दोस्तों हम लोग IRMS जो निकालने वाले हैं, ये तो पहले जान लें कि IRMS का फार्मूला होगा क्या। IRMS बहुत ही सटीक वैल्यू देता है धारा का। ठीक है, इसलिए इसको ही लिया जाता है न्यूमेरिकल में। ठीक है, IRMS जब हम निकालते हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है? IRMS का आई नोड बटा √2 होता है। ठीक है, धारा का IRMS निकाला जाता है अगर करंट का RIMS, यानी बोला जाता है धारा का वर्ग माध्य मूल मान, तो इसका फार्मूला ये होता है। अब इसे प्रूफ कैसे किया जाए तो देखिए, ध्यान से समझिएगा। ये बात तो यहां तक तो आपको एकदम क्लियर हो गया कि I बराबर, हम अगर एसी करंट की बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? आई नोड साइन ओमेगा टी लिखेंगे। यहां तक तो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, एक फार्मूला होता है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। हमें क्या निकालना है? IRMS निकालना है। तो IRMS क्या है? ध्यान से समझो। करंट का ये हो गया धारा, धारा का वर्ग ये हो गया वर्ग, माध्य, माध्य हो गया मूल मान। मूल मान का मतलब होता है रूट होता है, यानी IRMS किसके बराबर है? इसके बराबर। और इसको जब हम हल करेंगे तो एक इसके बराबर आएगा आई नोट बटा √2 के। तो अब हमारी दुविधा ये है कि इसको हल करके यहां तक कैसे पहुंचे। तो आपको एक जानकारी देता हूं कि धारा का अगर औसत मान की बात करूं, ये एवरेज होता है। ठीक है, यहाँ पे जो लाइन खींच रहा हूं, धारा का अगर औसत मान का फार्मूले की बात करूं तो फार्मूला होता है I इंटू dt। अब आप कहां से कहां तक ले रहे हो, तो आपको पता है हम समय कितना ले रहे हैं? 0 से, हम 0 से t तक पहुंच रहे हैं। कहां तक पहुंच रहे हैं? 0 से t तक चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 0 लिमिट
और यहाँ क्या लगा दोगे, टी लगा दोगे, और यही जो अंतराल है 0 से टी वही नीचे सेम लिखोगे। यहाँ तक समझ आया या नहीं, बताओ, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर मैं यहाँ स्क्वायर लगा दूँ, क्या लगा दूँ, स्क्वायर, तो यहाँ करंट पे भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक आपको समझ आ गया तो अब आप बताओ बच्चा कि हम आई स्क्वायर को हटा के, यानी आई को हटा के आई का मान रख सकते हैं या नहीं। आई बराबर कितना है हमारे पास, आई नोट साइन ओमेगा टी। तो इस आई को हटा करके, इस आई को हटा के, स्मॉल आई है इसे स्मॉल आई लिख लो या फिर इसे कैपिटल आई लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो इस आई को हटा करके, इस आई को हम हटा करके क्या लिख सकते हैं, आई नोट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं, और इनटू में क्या है पहले से डी टी, ठीक है। और लिमिट कितना है, 0 से टी। अब यहाँ पे t माइनस 0 है तो मैं इसे t केवल लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जैसे जैसे बता रहा हूँ समझते जाइए। और यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। आई नोट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हैं। जब इतना लिख लेंगे हम तो एक छोटा सा और काम कर देंगे, हमारा आरएमएस प्रूफ हो जाएगा। यही चीज बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट बनाते हैं लोग, बहुत ही ज्यादा, न जाने क्यों स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए इस चीज को बहुत डिफिकल्ट बना देते हैं टीचर्स, लेकिन ये बहुत ही आसान है, ये बहुत ही ज्यादा आसान है, बस आपको समझना है जैसे बता रहा हूं मैं, ठीक है, समझते चले जाना है। अब इसके बाद आप देखिए कि आपके पास जो बाहर आ सकता है उसे बाहर ले लीजिए। तो आप कहेंगे सर आई स्क्वायर तो आराम से कॉमन हो जा रहा है, हमारा आई स्क्वायर क्या हो जा रहा है, कॉमन हो जा रहा है। तो उससे पहले आई स्क्वायर को कॉमन लेने से पहले हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा के फार्मूला देखते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिकॉज करके आप लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को आप हटा करके चाहो तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हो, ठीक है। ये मैथमेटिक्स वाले जान रहे होंगे कैसे आया होगा, कॉस 2 थीटा के फार्मूले को पक्षांतर करके आया है, ठीक है। आप ध्यान रखिए, बस इतना ध्यान रखिए कि साइन स्क्वायर थीटा को हम हटा के क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इतना लिखा जा सकता है तो मैं इसे क्यों ना, इसको हम इतना लिख दे भैया, 0 से टी हो गया। अब यहाँ क्या हो गया, आई नोट का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर जो ये ओमेगा टी है, ओमेगा टी को हम क्यों ना थीटा समझ लें, इसको क्या समझ लें, थीटा समझ लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा लगने लगेगा, और साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ इनटू में ओमेगा टी लिख सकते हैं, और डिवाइड में क्या है 2 है, और पहले से ही बटे में क्या है टी है, और इनटू में क्या है डी टी। यहाँ तक बताइए समझ आया या नहीं, क्लियर हुआ। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो अब छोटा सा काम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई स्क्वायर बराबर लिमिट कितना है आपके पास, 0 से टी है। अब आपके लिए मैं बताता हूँ कि ध्यान दीजिए, ये जो टी है ये 2 के नीचे आ जाएगा, क्योंकि नीचे कुछ नहीं थे, ऐसे पलटी मारोगे तो टी कहाँ चला जाएगा, 2 के मल्टीप्लाई में, 2 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे आई नोट का स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, और जो 2 नीचे था उसके इंटू में क्या हो जाएगा, ये जो नीचे वाला टी था ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसको मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि मैंने क्या लिया था, ठीक है। अब यहाँ तक हो जाने के बाद ज़्यादा कुछ करना नहीं है दोस्तों। अब आपको जो कॉमन लेते बन रहा है उसे कॉमन ले लीजिए। तो आप कहेंगे सर बड़ी आसानी से हमारा कॉमन हो जाएगा, क्योंकि डी टी यानी टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, टी वाला अंदर रहेगा, बाकी सब कॉमन हो जाएंगे, यानी आई स्क्वायर नोड और 2t कॉमन ले सकते हैं। तो आई नोड का स्क्वायर और नीचे में 2t जैसे ही कॉमन लेंगे तो अंदर में केवल और केवल बच जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और इंटू में क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब इतना हमारा आ गया। अब जब हमारा इतना आ गया दोस्तों, तो अब हम इस समाकलन को 2 हिस्सों में कर लेंगे, 1 के लिए भी अलग से समाकलन करेंगे, इसके लिए अलग से समाकलन करेंगे। तो हो जाएगा आई औसत का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आई नोट का स्क्वायर बटे 2t। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको पूरा बाहर ले लेते हैं और इसे 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं, यानी 0 से t 1 के लिए, यानी 1 इंटू डी टी, फिर माइनस 0 से t कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। यहाँ तक आ जाएगा हमारा। अब यहाँ तक आने के बाद आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कभी भी चाहे यहाँ कॉस हो या यहाँ साइन हो, स्क्वायर भर नहीं रहना चाहिए। अगर स्क्वायर नहीं रहा, कॉस है या साइन है,
और लिमिट अगर आपका जीरो से टी है तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको काम देगा ये वर्ग माध्य निकालने में, कि इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाता है दोस्तों, जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे आप इस तरह से करके आप डायरेक्ट लिख सकते हो आई नोट का स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा 2t। अब यहाँ आपका आ जाएगा दोस्तों 1 का करेंगे तो क्या होगा t होगा, और लिमिट कितना है आपका स्मॉल t से कैपिटल T, और ये पूरा वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया या नहीं, यहाँ तक क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा तो इसके आगे देखिए हम लोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं, अब हमें पता चल चुका है कि आई बार का स्क्वायर हमें क्या मिल चुका है, आई नोट का स्क्वायर बटे 2t, और अंदर में क्या मिला है दोस्तों आपको पता होगा स्मॉल t, और लिमिट कितना है आपका 0 से t है, और यहाँ 0 मिल चुका है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा आई बार का स्क्वायर कर सकते हो, आई नोट का स्क्वायर 2t। अब जब लिमिट पुटअप करोगे तो अपर लिमिट रखोगे t की जगह पे, फिर माइनस लोअर लिमिट रखोगे, जीरो का कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ पे क्या बचा, t बचा, केवल क्या बचा दोस्तों, केवल t बचा आपका। तो क्या हो जाएगा आई नोट का स्क्वायर बटा 2t, और यहाँ पे केवल इनटू में क्या बचा t। अब t से t कट जाएगा तो आपका बचेगा आई बार का स्क्वायर बराबर आई नोट का स्क्वायर, और यहाँ पे केवल 2 बचा। ठीक है, अब आपसे एक सवाल करता हूँ, यहाँ अगर दोनों पक्षों में रूट ले ले, अगर दोनों पक्षों में हम क्या ले ले, इस तरह से रूट ले ले, तो यहाँ कितना आएगा आपका आई बार का स्क्वायर बराबर स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर की वजह से क्या होगा, रूट हट जाएगा, केवल आई नोट बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 तो बाहर जा नहीं पाएगा, इसलिए √2 रह जाएगा। समझ आया मेरी बातें। अब इसको ध्यान से देखो आप, इस पूरे को, तो इस पूरे को हम किसके बराबर रखे थे, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको ध्यान हो तो आपको याद होगा इस पूरे को हमने किसके बराबर रखा है, RMS के। तो इस पूरे को हटा करके हम इस पूरे को हटा के क्या लिख सकते हैं, IRMS लिख सकते हैं कि नहीं, और आपका आ जाएगा आई नोट बटा √2। अब बताइए आपको ये जो मैंने प्रूफ किया ये आपको समझ आया या नहीं, क्लियर हुआ या नहीं। इसे ही कहा जाता है धारा का वर्ग माध्य मूलमान। ठीक है, जो धारा का वर्ग माध्य मूलमान आता है वही वोल्टेज का भी आता है, यानी RMS अगर वोल्टेज का निकालोगे तो बस फर्क ये होता है कि आई नोट की जगह आपको क्या लगाना पड़ता है, V नोट लगाना पड़ता है, और नीचे में वही √2 होता है। आपने कई बार ये फार्मूला देखा होगा न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले आपको क्लियर हुए या नहीं, पक्की बात मानो कि यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो अब चलते हैं आगे की तरफ। अब यहां तक आपको एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा वर्ग माध्य मूलमान कैसे निकाला जाता है। अब आप ध्यान दीजिए, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध R होगा तब धारा का मान क्या होगा। उसी तरह एक बार R लेंगे, उसी तरह एक बार C लेंगे, उसी तरह एक बार L लेंगे, फिर जब इन तीनों को ले लेंगे फिर इन तीनों को मिला देंगे। समझ आई मेरी बातें, तब जाकर के बनता है LCR। तो ध्यान से समझिए, जब हम परिपथ केवल शुद्ध प्रतिरोध R लेते हैं तब धारा का मान क्या होता है, ध्यान दीजिए। यहां तक तो आपको पता ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप ओम के नियम को अगर आप ध्यान करो तो ओम का नियम क्या होता है, R बराबर होता है V बटे I होता है, ये बात पता है। अगर मैं V को अकेला करूं तो क्या हो जाएगा, R इंटू I हो जाएगा। अगर V बराबर R इंटू I है तो इस V को हटा करके जो V बराबर आपका V नोट साइन ओमेगा टी है, तो हम यहाँ पे V को हटा करके V की जगह पे क्या लिख सकते हैं, R I लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, V नोट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। अब R यहाँ से हटा के उधर भेज देंगे तो I का मान मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, V नोट बटा R हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। देखो ना कितना प्यारा, कितना इजी है, ये सब चीजें बहुत लोग रटते हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा, अब आप खुद देख पा रहे हो I बराबर यहाँ पे I है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, इस जगह पे क्या होना चाहिए, इस जगह पे होना चाहिए आई नोट। क्या होना चाहिए, आई नोट। इसका मतलब V नोट बटे R जो है, इसका मतलब बिकॉज आप कह सकते हो कि V नोट बटे जो R है वो किसके बराबर होगा, आई नोट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा दोस्तों, आई नोट के बराबर होगा। तो आप यहाँ पे V नोट बटे R को हटा के क्या लिख सकते हो, आई नोट लिख सकते हो, और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों का जो फार्मूला है, चाहे वोल्टेज का या फिर करंट का, दोनों का इस स्थिति में सेम है। आप ध्यान से देखो सब चीज, यहाँ पे जो कलांतर है, यहाँ पे कला जो दिया है, फेज जो दिया है, यहाँ पे जो फेज दिया है, कला कहते हैं इसे, ठीक ना, वो एक जैसा है। इसका मतलब ये कह सकते हो कि इसका जो ग्राफ बनेगा, आप ये कह सकते हो कि इसका जो ग्राफ बनेगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि ये करंट है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से करंट का आपने क्या खींचा, इस तरह से करंट का
ग्राफ खींचा, ठीक है, ये करंट का है, किसका है, करंट का। तो उसी तरह वोल्टेज भी जो होगा, भला ही मानता हूं कि वोल्टेज का ग्राफ थोड़ा ऊपर होगा, लेकिन जहां से ये निकलता हुआ नजर आएगा वहीं से भी निकलता हुआ नजर आएगा। इसका पीक वैल्यू जिस पॉइंट पे देखने को मिल रहा है उसी सेम पॉइंट पे इसका भी दिखेगा, जहां पे जीरो हो रहा है उसी पॉइंट पे भी जीरो होगा, जहां पे इसका पीक वैल्यू हो रहा है वहीं पे होगा, इसका भी जहां जीरो होगा वहां जीरो होगा। कुछ इस तरह से ग्राफ देखने को मिलेगा। अगर आप देखो तो ये करंट का पीक वैल्यू है और इसी सेम पाथ पे वोल्टेज का पीक वैल्यू है। ये क्या है, भी नोड है, और ये क्या है, आई नोड है। समझ आई मेरी बातें? कुछ इस तरह से ग्राफ, जब इसका इस तरह से ग्राफ होगा तो इसका फेजर डायग्राम जो होगा वो कुछ इस तरह होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ओमेगा टी लिखोगे, क्या लिखोगे, ओमेगा टी लिखोगे, और ये आपका जो ग्राफ होगा, यहाँ मान लीजिए ये जो लाइन है ये वोल्टेज को दर्शा रहा है, और थोड़ा सा नीचे ले आइए, ये क्या है, आई नोड को दर्शा रहा है। अब बताइए ग्राफ आपको समझ आया नहीं, क्लियर हुआ, मजा आया? अब चलते हैं, ये अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां से इतनी यूनिक चीजें आपको पता चलेंगी जो आप रटते होगे। आपको पता होगा एक्सएल बराबर आपने ओमेगा एल रटा होगा कि ये कहां से आया, लेकिन आपको पता नहीं चला होगा। लेकिन आज देखिए ये सब पता चलेगा। आपने इसको ओमेगा सी को रटा होगा कि 1 एक्स सी को आपने रटा होगा कि ओमेगा सी होता है, लेकिन कैसे होता है ये पता नहीं चला। ये सब कुछ यहीं से पता चलता है, इसीलिए बोला ना मैंने कि स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आपका ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो न्यूमेरिकल वाला जो मेरा वन शॉट वीडियो आएगा उसमें तो आप फोड़ के रख दोगे दोस्तों। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमने इस बार क्या ले लिया, प्रेरकत्व ले लिया, और शुद्ध प्रेरकत्व है, इसके साथ कोई और चीज नहीं जुड़ा हुआ है, केवल यल है, ठीक है। वोल्टेज हमारा वही है जो पहले था। यहाँ पे आपको जब वोल्टेज हमारा क्या है, ध्यान से समझिए, जब इसमें धारा आई फ्लो हुआ, यानी जब प्रत्यावर्ती धारा आई हो, तब उस समय सिरे पर जो उत्पन्न विभवांतर होगा वो v डैश बराबर L इंटू डी एल बाई डी टी होगा। क्या होगा, L इंटू डी आई बटे डी टी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद किरचॉफ का जब दूसरा नियम लेते हो तो टोटल जब ये पूरा एक चक्कर लगाएगा तो टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो, यानी यहाँ का वोल्टेज और जो उत्पन्न हुआ है सिरों पे विभवांतर वो सब मिला करके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कुल मिला करके आप इस पूरे की जगह पे भी माइनस इतना लिख सकते हो, या इसके जगह पे आप डैश भी लिख सकते हो, भी माइनस भी डैश में घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी ये जो वोल्टेज है पूरा एक चक्कर जो सिरे का विभवांतर होगा उस सिरे के विभवांतर और इस विभवांतर को घटाने पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप ज्यादा तामझाम मत करिए, बस इतना दिमाग में रखिए कि जो ए वाला वोल्टेज है यहाँ का, ये माइनस कर देंगे किससे, इस वाले से, तो आपका बराबर आ जाएगा जीरो। अब इस पूरे को अगर उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, आपका भी बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा एल इंटू डी आई बटा डी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, डी टी हो जाएगा। और भी का वैल्यू आपको पहले से ही पता है, तो हम इसे चाहे तो क्या लिख सकते हैं, यल इंटू डी आई बटे डी टी लिख सकते हैं, बराबर। अब भी को हटा करके भी की जगह क्या लिख सकते हैं, भी नोट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखते जाइएगा, सब कुछ समझ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो डी टी आपको दिख रहा है, डी टी नीचे है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यल इंटू डी आई बराबर क्या हो जाएगा, भी नोट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। और यहाँ पे यल जो इंटू में दिख रहा है इसे हम यहाँ से हटा करके क्या कर सकते हैं, आपको भी नोट बटा यल लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपको। यहाँ तक जब क्लियर हो जाएगा तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, दोनों पक्षों का समाकलन कर देना है। दोनों पक्षों का क्या कर देना, समाकलन कर देना। तो यहाँ समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी आई हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, भी नोट बटे यल कॉमन हो जाएगा। अंदर में क्या बचेगा आपका, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब डी एल का डी आई का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ये तो पहले ही से बाहर है, ठीक है। अब साइन का आपको पता है समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए साइन ओमेगा टी था ना, तो यहाँ पे जो टी के बगल में ओमेगा है ये चीज़ डिवाइड में भी आ जाता है, समाकलन करने पे क्या हो जाता है, डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। अब इसे हल करोगे तो आपका आ जाएगा आई नोट बराबर भी नोट बटे यल, माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या आ गया, ओमेगा इंटू में कर लेते हैं किसके, यल के, और इंटू में क्या आ गया, कॉस ओमेगा टी। अब आप जानते होंगे कि हमें जो समीकरण यहाँ पे साइन के फॉर्म में दिया है तो करंट को भी हमें कॉस न लिख के साइन के फॉर्म में लिखना है। तो आपकी जानकारी के लिए वैल्यू बताता हूँ कि अगर कॉस को साइन में बदलोगे तो क्या होता है, कॉस आप 90 माइनस थीटा कर सकते हो। क्या कर सकते हो, 90 माइनस थीटा कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप इस तरह लिखना चाहो, इसको ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह लिखोगे, अगर जैसे माइनस है, ठीक है, भी नोट हो गया, यल ओमेगा हो गया, अगर इसे आप इस तरह लिखोगे साइन के फॉर्म में, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, तो आपको बाहर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अब जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपका आई बराबर कुल मिला हो जाएगा भी नोट यल ओमेगा इंटू
साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये आपका करंट आ जाएगा दोस्तों। समझ आई मेरी बातें? अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ओम का नियम अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ आई बराबर क्या होता है, V बटे आर होता है। आर का मतलब क्या होता है, रुकावट। आर का काम क्या होता है, धारा को रोकने का काम करता है। प्रतिरोध का काम क्या होता है, धारा को रोकने का काम करता है। उसी तरह एल ओमेगा जो है रुकावट का ही काम करता है, जिसे हम लोग प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात, जिसे इंडक्टिव रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात। ठीक है, अब इस प्रेरण प्रतिघात को कुछ एक सिंबल से लिख दिया जाता है। इस प्रेरण प्रतिघात को क्या कर दिया जाता है, एक सिंबॉलिक तौर पे क्या कर दिया जाता है दोस्तों, इस प्रेरण प्रतिघात को एक सिंबॉलिक तौर पे क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ना? यहाँ तक क्लियर हो गया तो ये यल ओमेगा जो है ये भी एक रुकावट का ही काम करता है, धारा को रोकने का काम करता है, याद रखिएगा। तो रुकावट का जो काम करता है, इसे यहाँ पे प्रेरकत्व की बात कर रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है प्रतिघात, यानी प्रेरण प्रतिघात। अगर धारिता की बात करते तो धारीय प्रतिघात हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा प्रतिघात क्या है, ध्यान से समझ। अभी जो मैंने प्रूफ किया क्या था, आई बराबर क्या था, V नोट बटे यल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 था, यही था दोस्तों। अब आपका ये जो ओमेगा ये आपका जो यल ओमेगा है, इस यल ओमेगा को आप चाहो तो यहाँ पे बिकॉज करके यल ओमेगा को आप चाहो तो लिख सकते हो XL, लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, XL। अब इस XL को कहा क्या जाता है, इसे बोला जाता है प्रेरण प्रतिघात कहा जाता है, प्रेरण प्रतिघात कहा जाता है। और ओमेगा का जो वैल्यू होता है, बिकॉज ओमेगा का जो वैल्यू होता है वो होता है 2 पाई f होता है। क्या होता है दोस्तों, 2 पाई f होता है। तो इस ओमेगा को हटा करके आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, यल इंटू 2 पाई f लिख सकते हो, और बराबर में क्या हो जाएगा, XL। अब बताइए आपको सारे फार्मूले क्लियर हो रहे हैं या नहीं? यहाँ तक मानो कि आपको क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपको यफ अगर कोई पूछे तो आप बोलिएगा धारा की आवृत्ति है। क्या है, धारा का आवृत्ति है, याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं बच्चा, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, जिसे हर्ट्स में लिखते हैं ना हम लोग, ये कभी भी वैल्यू आएगा ना हर्ट्स में आएगा, 10 हर्ट्स 20 हर्ट्स इस तरह से दिया जाएगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ तक क्लियर हो पाया या नहीं, मजा आया? अब चलते हैं अगले पे। तो अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग सी लेते हैं यानी धारिता लेते हैं, शुद्ध धारिता, तो उस दौरान वोल्टेज वही होता है। उसी तरह से हल करने पे हमें अंत में क्या मिल जाता है, इसे डायरेक्ट कर दिया है मैंने, ठीक ना, समय बचाने के लिए। अब आप कॉन्सेप्ट तो सीख ही गए हो। तो आई बराबर क्या होगा, V नोट बटे ओमेगा सी आता है, ठीक ना। और ये 1 बटे ओमेगा सी जो है एक तरह से रुकावट है, इसका क्या है, रुकावट यानी प्रतिबाधा है। क्या है, प्रतिबाधा। और एक कैसी प्रतिबाधा है, सी की, सी को क्या बोलते हैं, धारिता, तो इसलिए धारितीय प्रतिबाधा बोलते हैं। इसलिए दोस्तों इसे एक्स से लिखा जाता है, एक्स सी से, और फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 बाई ओमेगा सी। तो एक्स सी बराबर हो गया 1 बाई ओमेगा। अब सी को हटा के आप क्या है, चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि ओमेगा सी क्या है तो आप बोलिएगा धारितीय प्रतिघात कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, धारितीय प्रतिघात कह सकते हैं। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं? पक्की बात मानो। अगर यहाँ तक क्लियर हुआ तो अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, जिसे हम लोग कहेंगे LCR। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों LCR की अगर बात करें तो LCR में होता क्या है कि LCR में आपको कुल रुकावट निकालना होता है, जिसे बोला जाता है प्रतिघात। जेड से इसे इंडिकेट करते हैं, किससे इंडिकेट करते हैं, जेड से। अब बहुत ही आसान तरीके से इसे आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि मैंने 3 चीजें स्किप की है, जैसे कि LC का अलग से होता है, फिर CR का अलग से होता है, फिर एक LR का अलग से होता है। ठीक है, तो उसमें आपका समय बहुत ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, मुद्दा क्या है, हमें कॉन्सेप्ट समझना था, समझ लिए। अब इसके बाद इसको करेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। अब तीनों को मैंने क्या किया, LCR को एक श्रेणी क्रम में रख दिया है। ठीक है, श्रेणी क्रम में रख दिया। जाहिर सी यहाँ से जब धारा बहेगा तो कुछ रुकावट यहाँ पे भी आएगी, प्रतिबाधा, कुछ प्रतिबाधा यहाँ भी आएगी, और कुछ प्रतिरोध यहाँ भी आएगा, रुकावट। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे, समझोगे, तो यहाँ पे देखो, इस जगह पे जो वोल्टेज आएगा, आर के जगह पे वोल्टेज वो क्या होगा, IR होगा। ठीक है, और इस जगह पे जो वोल्टेज आएगा वो होगा IR। आर का मतलब रुकावट, और L के लिए रुकावट क्या होता है, XL, इसलिए यहाँ XL लग गया। अब यहाँ C के लिए जो वोल्टेज आएगा वो क्या होगा, I इंटू रुकावट। रुकावट क्या होता है, XC होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसका ग्राफ अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ग्राफ इसका कुछ इस तरह से दिया है। टोटल वोल्टेज का, यानी अगर ग्राफ देखा जाए टोटल वोल्टेज, तो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, और कितना यहाँ पे गैपिंग है, अंतराल फाई का है। ठीक है, कितने का गैपिंग है, फाई का। और यहाँ पे करंट के ही डायरेक्शन में आपको पता होगा
कि जब अगर आर की बात करते हैं तो करंट के ही डायरेक्शन में वोल्टेज होता है, ठीक है, और सी की बात करोगे तो 90 डिग्री पे होता है, ठीक है, और क्या कहते हैं एल की बात करोगे तो भी करंट के 90 डिग्री पे होता है। लेकिन जब दोनों को मिला दिया जाए, दोनों एल और सी को दोनों को मिला दिया जाए तो यहाँ पे वोल्टेज आपका क्या हो जाता है, एल आपका वोल्टेज वी एल माइनस वी सी हो जाता है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं यहाँ से यहाँ का वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या है आपका दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो आपका है वो वी एल माइनस वी सी है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक पाइथागोरस थ्योरम लगता हुआ नजर आएगा यहाँ पे। अगर आप ध्यान से एग्जॉर्ब करेंगे तो आपको एक पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगता हुआ नजर आएगा। अगर आप ध्यान देंगे तो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पाइथागोरस थ्योरम नजर आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ का वैल्यू जितना है आपको क्या बोल रहे हैं, वी एल माइनस वी सी बोल रहे हैं, तो वही वैल्यू तो यहाँ भी होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इस तरह ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ आपको भी दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका वी आर है, और ये जो है ये आपका क्या है, वी एल माइनस वी सी है, ठीक है, और यहाँ क्या है आपका फाई है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाओगे तो आपका प्रतिबाधा यानी जेड मिल जाएगा। आप कहोगे पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला क्या है दोस्तों, तो आपको पता होगा कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हम क्यों ना यहाँ पे ऐसे लिख दे, वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, आधार क्या है आपका वी आर का स्क्वायर, फिर प्लस लंब क्या है आपके पास वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट अप करना है आपको, आपका आंसर आ जाएगा। वी आर को हटा के आप क्या लिख सकते हो, आई आर लिख सकते हो, तो यहाँ हो जाएगा आई आर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वी एल को हटा करके आप क्या लिख सकते हो, आई एक्स एल लिख सकते हो, माइनस वी सी को हटा के आई एक्स सी लिख सकते हो, और ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद वी स्क्वायर करो, आई पे स्क्वायर आएगा, आर पे भी स्क्वायर आएगा, प्लस अब यहाँ देखो आई भी है और यहाँ भी आई है, दोनों जगह आई है, कॉमन लोगे तो बाहर निकल करके आई नहीं बल्कि आई स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि टोटल पे स्क्वायर था, इसलिए बाहर निकलते दौरान आई क्या बन गया, स्क्वायर में बन गया, और आपका एक्स एल बचेगा और यहाँ पे एक्स सी बचेगा, ये हो गया होल स्क्वायर। यहाँ तक बताइए समझ आया। अब यहाँ भी आई स्क्वायर, यहाँ भी आई स्क्वायर, फिर से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर, अब अंदर बचा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी, यही होगा दोस्तों, और ये आ गया आपका यहाँ पे स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये आई स्क्वायर जो इंटू में दिख रहा है इधर लाओगे अगर आप, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा वी स्क्वायर बटे आई स्क्वायर हो जाएगा। हाँ या ना में जवाब चाहिए, बिल्कुल हो जाएगा। अब आपका यहाँ पे जो आया आर स्क्वायर बचा प्लस बचा, और यहाँ बचा एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर बचा, ठीक है। अब दोनों पे स्क्वायर है तो क्यों ना वी बटे आई का टोटल का स्क्वायर कर दिया जाए, और यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा, उधर रूट आ जाएगा, तो वी बटे आई बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर आ जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है। अब ये जो वी बटे आई है इसे ही बोला जाता है जेड, इसे ही क्या बोलोगे आप आगे चल करके, जेड बोलोगे, और इसे ही बोला जाता है प्रतिबाधा। क्या बोला जाता है, प्रतिबाधा, याद रखिएगा। तो यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, और यहाँ आपका ये हो गया फार्मूला प्रूफ। अब बताइए कितना ज़्यादा ये कठिन है कि दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे बताया वैसे वैसे आप उस थीम पे करिए, ठीक है, आपका एलसीआर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ, जेड को क्या बोला जाता है, प्रतिबाधा बोला जाता है, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों, पक्की बात मानो, यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर यहाँ तक क्लियर हुआ तो आप कलांतर भी निकाल सकते हो, फाई का वैल्यू। अब फाई का वैल्यू कैसे निकालोगे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। फाई का वैल्यू कैसे निकालोगे ध्यान से समझना। फाई बराबर क्या होगा, टेन फाई लिख सकते हो। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब क्या है वी एल माइनस वी सी बटे आधार क्या है आपका वी आर है। अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो टेन फाई बराबर क्या हो जाएगा, वी एल को आप क्या लिख सकते हो, आई एक्स एल लिख सकते हो, माइनस वी सी को क्या लिख सकते हो, आई एक्स सी लिख सकते हो, और नीचे में क्या लिख सकते हो, आई इंटू आर लिख सकते हो। तो टेन फाई बराबर आपका आ जाएगा, आई कॉमन लोगे बचेगा एक्स एल माइनस एक्स सी बटे आई आर बचेगा, आई से आई कट जाएगा। अब आपके पास जो बचा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास क्या बचा है, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स एल माइनस एक्स सी बटे आर बचा है, ठीक है। अब यहाँ पे टेन हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, केवल फाई आ जाएगा। इसे ही बोला जाता है दोस्तों कालांतर बोला जाता है, और ये आपका फार्मूला मिल गया। अब बताइए कोई दिक्कत हो तो बताइए दोस्तों, ये प्रूफ हो गया, क्लियर हुआ आपको। मैं पूरी दावे के साथ कहता हूँ कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा, आराम से प्रूफ हो गया होगा। इसे एक आध लाइन और एक्स्ट्रा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ऐसे करके देखिए बुक में देखने को मिल सकता है, ऐसे
एक्स एल को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, ओमेगा एल लिख सकते हो, और एक्स सी को 1/ओमेगा सी भी लिख के स्क्वायर कर सकते हो। ऐसे भी फार्मूला देखने को मिलता है। अब बताइए दोस्तों क्लियर हुआ या नहीं, पक्की बात मानो क्लियर हुआ। अब आपका आखिरी टॉपिक क्या बचा, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर वाले टॉपिक को इस वीडियो में ना बता करके दोस्तों उसका पर्सनल एक टॉपिक ही लेकर के आऊंगा मैं ट्रांसफार्मर, ताकि आपको ट्रांसफार्मर का अच्छे से सिद्धांत समझ में आ सके, ट्रांसफार्मर होता क्या है समझ आ सके, ट्रांसफार्मर पे कितना भी घुमा करके क्वेश्चन पूछे उसको आप आसानी से कर सको। इसलिए ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या करेंगे, एक अलग टॉपिक में बताएंगे, ठीक है। आप खुद ही देख रहे हो इस वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं जितनी बातें मैंने बताई आपको क्लियर हो गया होगा, सारे फार्मूले क्लियर हो गए होंगे, कैसे आया, किस तरह से आया, किसको क्या क्या कहते हैं, सब कुछ समझ आ गया होगा। अब दोस्तों इसी का वन शॉट वीडियो लेकर के आऊंगा न्यूमेरिकल का। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।